हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल अफसाना पाठशाला में। ठीक है, आज की पाठशाला में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक। ठीक है, इसमें जो चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, जो कोल्ड वॉर एरा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी जर्नी कब शुरू होती है और कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, बेसिकली इसमें काफ़ी सारी, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या क्या पॉइंट्स है। ठीक है, इसके बारे में तो हम कोल्ड वॉर की बात करें। जो कोल्ड वॉर एरा है ना, उसकी बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो होती है 1939 टू 1945 तक चलती है। ठीक है, 1945 के बाद जो एरा स्टार्ट होता है उस वो जो बिगनिंग होती है ना, क्या बोलते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो एंडिंग होती है वो बिगनिंग करके जा बिगनिंग करती है किसके, कोल्ड वॉर एरा की। ठीक है, मतलब इसमें कोल्ड वॉर एरा बेसिकली वो एरा था जब दो सुपर पावर्स, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सुपर दो सुपर पावर्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक तरफ तो कौन, हमारा यूएसए, और दूसरी साइड तक कौन, यूएसएसआर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये दो फोटोज़ है। ठीक है, यहाँ पे दो फोटोज़ है। ये जो है अमेरिका को, वो है क्या होता है, अमेरिका फ्लैग है, और इसी के ठीक नीचे ये उसका यूएसएसआर का फ्लैग है। तो आप यहाँ पे जनरली देखोगे कि द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द राइज ऑफ टू मेजर सेंटर पावर्स, मतलब कि जैसे ही एंड होता है किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1945 में, तो वो एक बिगनिंग करके उठता है। क्योंकि ये कह सकते हैं हमारे जो दूसरे सुपर पावर, मतलब जो दूसरे नेशंस थे जो उस समय डेवलप कर रहे थे, उनके डिक्लाइन हो जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं जापान हो गया। ठीक है, इन सब का ना डिक्लाइन होता है। जापान, जर्मनी, ये सब कहीं ना कहीं ख़त्म होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे अमेरिकन सोल्जर राइजिंग द यूएसए फ्लैग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ इवो जिमा, जापान ऑन 23 फरवरी 1945। तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं, 1945 में हमारा कोल्ड वॉर एरा जो है स्टार्ट होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लास्ट थी जब जो जापान है ना, उसको अगर कोई स्टेट अपनी, कोई वर्ल्ड अपना, वो सॉरी, कोई देश अपना झंडा किसी दूसरे देश पे जाकर फ्लैग कर रहा है, उसके झंडे को गिरा के झंडे को हटा के, इट मीन्स कि जो उस देश जहाँ पे वो देश गया है वो देश हार चुका है। ठीक है, दूसरा देश आकर उस पर आक्रमण कर चुका है। तो आप देखोगे तो जो जापान में अमेरिका ने अपना झंडा कर दिया था। ठीक है, हैज़ अ सुपर पावर के ज़रिए। ठीक है, और जो सोवियत सोल्जर है, ठीक है, जो सोवियत यूनियन है, उन्होंने अपने ही झंडा कहाँ पे राइज किया था, उन्होंने जर्मनी में किया था। ठीक है, 1945 में। ठीक है, 1945 में। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, कौन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है। अगर हम सीधी भाषा में बात करें कि कोल्ड वॉर होता क्या है, तो आप इमेजिन करो आपके क्लास रूम में दो गर्ल्स या बॉयज़, जिस भी जेंडर को आप बिलोंग करते हो, वो जेंडर मान लो दो हैं। ठीक है, दोनों क्लास में वो डायरेक्ट, ठीक है, दोनों ही सेम है, और मान लो दो पर्सन है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, लेकिन जो पूरी क्लास है वो दो में डिवाइड हुई हुई है। कहीं ना कहीं ए की मदद, ए जो है दूसरे बच्चों की मदद करता है, तो जो जिन बच्चों की वो मदद करता है वो मेंबर्स ए के पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बी जिनकी मदद करता है वो पार्टिसिपेट बी की करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दो, पूरा जो क्लासरूम है वो दो में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, अब वो कोल्ड वॉर कैसी है, आप उस पर ध्यान देना। अब देखो, जो ए है वो बी को डायरेक्ट धमकी ना देकर, ये डायरेक्ट उसके देश पे ना करके, वो जो बी है उसके जो दोस्त है या उसके जो साथी हैं या उसके जो वो जिनकी मदद करता है उन्हें तंग करेगा। ठीक है, उन्हें तंग करेगा, उन पर हमला करेगा, जिसकी वजह से बी को प्रॉब्लम होगी। तो बी भी डायरेक्ट ए पे हमला नहीं करेगा, वो डायरेक्ट हमला ना करके वो उसके दूसरे साथियों को हमला करेगा, जिससे कहीं ना कहीं ए को परेशानी होगी। तो इसी को कहते हैं कि कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट वर्ल्ड ना होना, हॉट वॉर ना होना, या वर्ल्ड वॉर, कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से बच गया है। ठीक है, मतलब अगर यूएसएसआर और यूएसए डायरेक्ट लड़ाई करते तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होता। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर है ना, ये बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में बताता है। द डोमिनेशन ऑफ टू सुपर पावर, द यूएसए ऑफ अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड द सोवियत यूनियन
सेंट्रल ऑफ द कोल्ड वॉर, मतलब दो ये देश है जो सेंट्रल बन के बैठे हुए हैं कहाँ के, कोल्ड वॉर के, ठीक है। इट ट्रैक द वेरियस अरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अरेना क्या होता है, ठीक है। अगर हम अरेना की बात करते हैं, अखाड़ा, अखाड़ा को तो आप बेसिकली जानते होंगे कि अखाड़ा वो जगह होती है जहाँ पे आप लड़ने के लिए होते हैं, दो जो होते हैं, जैसे दो गुट जो होते हैं वहाँ पे लड़ाई करते हैं, तो अखाड़ा होता है। तो उन्होंने कई सारे ऐसी जगहों को अपना अखाड़ा बनाया था जहाँ पे वो लड़ाई लड़ा करते थे, ठीक है। क्योंकि वो उन्हें पता है कि डायरेक्ट वॉर करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से उनको नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ पे कई सारे दूसरे ग्रुप्स भी डेवलप होने लगे, जैसे कि नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड चैलेंज टू द डोमिनेशन ऑफ टू superpower and described the attempt by non-aligned country to establish a new international economic order means to attaining economic development, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं सब चीज़ें हैं, तो अब कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत सारी मतलब डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई है जर्नी, ये किस वजह से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, चलो ये ना, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। क्यूबा के मिसाइल की क्राइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यूबा के बारे में क्या हुआ था, कहाँ पे क्यूबा कब हुआ था, ठीक है। जो क्यूबा है मैं आपको पहले वो दिखा दूँ, वो क्यूबा कहाँ पे है, ठीक है। वो क्यूबा इस एरिया पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली क्यूबा नहीं दिखेगा, फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे दूँ कि यहाँ पे जो ये एक एरिया लोकेट कर रहा है छोटी वाली सर्कल के अंदर, ठीक है, वाइट वाली, वो क्यूबा है, ठीक है। और इसके एक साइड पे जो है यूएसए और दूसरी साइड पे कौन है, यूएसएसआर, ठीक है। मतलब क्यूबा पे वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब क्या होता है, इसकी कहानी क्या थी। तो जनरली 1961 में ऐसा होता है कि जो सोवियत यूनियन होता है ना, वो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन जो होता है वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ होता है कि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर की जो मतलब वो कहीं ना कहीं क्यूबा की हेल्प करता है ना। तो सोवियत यूनियन जो क्यूबा है वो सोवियत यूनियन का अलाई होता है, तो सोवियत यूनियन चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो इस क्यूबा है ना उस पर अपने ही कम्युनिस्ट रूल कर दे और वहाँ पे अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अपने कब्जे में कर चाहता था वो, ठीक है। लेकिन उसे डर रहता है कि जो ये क्या बोलते हैं यूएसए है वो कहीं ना कहीं इसे अपना ना बना ले ये पूरी तरीके से, ठीक है। कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट है फेडरल कास्ट्रो, उसे हटा के वो अपने अपना कब्जा ना कर ले, वो एरिया कवर ना कर ले, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है। तो इसमें पता है बेसिक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को लगता है कि कहीं वो अमेरिका उस पर कब्जा करके और कम्युनिस्ट रूल ना डेवलप कर दे, ठीक है। उस पर तो वहाँ पे ना मेनली आपको 3 नाम याद करने हैं जो बेसिकली वहाँ के लीडर्स के या प्रेसिडेंट के नाम हम कह सकते हैं वो है, ठीक है। तो यहाँ पे फेडरल कास्ट्रो जो है प्रेसिडेंट कहाँ के हैं, जो फेडरल कास्ट्रो प्रेसिडेंट है वो क्यूबा के हैं, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी जो है वो कहाँ के, यूएसए के हैं। और जो निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव जो है वो यूएसएसआर की है, ठीक है। तो उस पर होता है, तो ये सब कहानी होती है। तो फिर वो क्या बोलता है कि यूएसएसआर वो पूरे न्यूक्लियर रशियन बेस करने के लिए, ठीक है, कन्वर्ट करना चाहता है कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर जो क्यूबा को रशियन बेस करना चाहता है। तो वो चाहता है कि जो क्यूबा है, क्या बोलते हैं हम, क्यूबा है, तो कहीं ना कहीं से वो छोटी सी लड़ाई होती है कि वो रशिया मतलब जो यूएसएसआर है वो उसके चारों ओर क्या करता है, मतलब रशिया यूएस क्यूबा को तो न्यूक्लियर मिसाइल होता है, बाकी रशिया जो यूएसए होता है उसके आसपास भी थोड़े थोड़े हमले कर देता है। तो इसकी वजह से ना उसे उसके आसपास भी कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर मिसाइल्स के वेपन्स कर देता है। तो 3 वीक बाद पता चलता है, ठीक है, सोवियत है तो वो वापस लेते हैं। ये सारी कहानी आपको बाद में सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि अभी आपको पूरी हो नहीं। तो देखो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो बेसिकली हायर पॉइंट क्या है, मतलब उसकी लड़ाई में उसका ये था कि किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा फेमस है। मतलब उनका सीधा कहना ये था कि अच्छा आप इसकी आइडियोलॉजी मानते हो, मतलब ज़्यादातर लोग ये नीति अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके उन दोनों में कंपटीशन रहता था कि किसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, किसकी नहीं है, किस ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर का भी यही था, ठीक है, जिसका हायर पॉइंट था कम टू बी नॉन कोल्ड वॉर। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ये था, बाकी तो उनकी
कंट्रोस्ट्रक्शन, उनका काफ़ी सारे पॉइंट्स थे कि किसकी आइडियोलॉजी के बारे थी, ठीक है, बैक रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और ये पूरी तरह से स्किल वॉर नहीं हो सकता, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये हॉट वॉर हो जाता है, लेकिन अगर ये क्योंकि दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर मिसाइल थे, तो कहीं ना कहीं लॉजिक ऑफ डिफरेंस उन्होंने यूज़ किया। जिस लॉजिक ऑफ डिफरेंस मतलब ये होता है कि अगर उन्हें पता था कि अगर हम इन पे न्यूक्लियर मिसाइल्स के अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हम पे भी करेंगे, और अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम मतलब उभरे हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा ही नुकसान होना है, ठीक है। तो इस वजह से वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं आइडियोलॉजी की, ठीक है, अब आइडियोलॉजी क्या है किन की, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि यूएसए की आइडियोलॉजी है। यूएसए की आइडियोलॉजी क्या है? यूएसए की आइडियोलॉजी जो है लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, मतलब वो चाहता है कि लोगों के ऊपर फ्रीली छोड़ दो कि वो जो जितना डेवलप अपने आप को कर सके वो इतना डेवलप कर दो, लोगों को इक्वल रिसोर्सेज दे दो, वो अपना डेवलपमेंट खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सोवियत यूनियन है वो उसके बिल्कुल अपोजिट आइडियोलॉजी अपनाता है। वो कहते हैं नहीं, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म रखेंगे। सोशलिज्म और कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि वो समाज के हित के बारे में जानता है। वो कहते हैं कि नहीं, अगर जो नीचे तबके के लोग हैं अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो इक्वालिटी पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो दोनों की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे थी, ठीक है, अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही थी, कहीं गलत भी कह सकते। कुछ पॉइंट्स इनके आइडियोलॉजी के थे, कुछ उनके आइडियोलॉजी के, ठीक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनके पास होता है कि किसके, ये सिर्फ एक सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ल्ड वॉर किस चीज़ को लेकर है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द कोल्ड वॉर नॉट simply a matter of the power rivalries of the military alliance and of the balance of the power। ये simply ये नहीं था कि हाँ इसकी बैलेंस उसकी बैलेंस इक्वल कर देते हैं, rivalries ये सब नहीं था। उनकी बेसिकली आइडियोलॉजी की बात थी, ठीक है, कि रियल आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट था कि किसकी बेस थी, ठीक है, किसके ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल लाइफ अच्छी है पूरी दुनिया में, ठीक है। क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था, तो मोस्टली कंट्रीज़ जो इन्वॉल्व थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, एक तो कुछ डायरेक्ट कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, ठीक है, कि डायरेक्ट वो खुद एज अ पावर लड़ रही थी, लेकिन कुछ जो थी कंट्री उन्हें लड़वाया जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं इंडिया। इंडिया उस समय गुलाम था, तो आपको पता होगा कि इंडिया उस समय जब गुलाम था तो उसे ना डायरेक्ट नहीं लड़वाया जा रहा था, उसे ना इनडायरेक्ट वे में लड़वाया जा रहा था। जैसे कि हम ब्रिटेन के अलाइंस, हम पे ब्रिटेन का कब्जा था तो हम उसकी तरफ से एज अ शोल्डर लड़ रहे थे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, वैसे ही काफ़ी सारी कंट्रीज थी, ठीक है। व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, ठीक है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंड ऑफ कंट्री वर्ल्ड वॉर पॉलिटिक्स। इन 1945 द अलाइड फोर्सेस लीड बाय यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है। जो 1945 में जो वो हो रहा था, क्या होता है, यूएसए, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उसे लीड करने वाले कौन थे? तो दो सुपर पावर थे, यूएसए, सोवियत यूनियन। बाकी जो ब्रिटेन और फ्रांस थे उनकी कंडीशन कहीं ना कहीं बेकार हो गई थी, और जो एक्सिस पावर थी, वो एक्सिस पावर जो हार गई थी वहाँ पे, उसमें कौन थी? जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है। तो जर्मनी, इटली, जापान का अभी हमने पढ़ा था कि जो जर्मनी है और जो जापान, उन पर तो झंडा फहरा दिया गया था, और जो जापान इटली है उस पर उतना कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। It was then involved almost the major powers of the world and spread out the region outside Europe, including South Asia, Germany, South Asia, China, Burma, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये तो जो मैंने नाम आपको बताया यहाँ पे यूनियन, ब्रिटेन वगैरह के, तो ये तो वो कंट्रीज़ थी जो डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो अपने पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, कहीं अपने प्रॉफिट से इन्वॉल्व थी। तो कौन सी कंट्री थी? चाइना थी, बर्मा थी, और बहुत सारी कंट्री थी, इंडिया की भी कंट्रीज थी, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड द वर्ल्ड वॉर बिटवीन, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है कब हुआ था? 1940 टू 19, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है मेनली इसमें ना, आपको ना वो करना है कि जो मेजर वर्ल्ड वॉर हुए हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर तो है दो हुए हैं, ठीक है, वो दो वर्ल्ड वॉर जो हुए हैं और एक कोल्ड वॉर, इनकी डेट अच्छे से याद करना है ताकि आप इनसे ना रिलेटेड क्या बोलते हैं वो याद कर पाएंगे कि हाँ ये कब से कहाँ तक हुआ था, ठीक है। इससे अच्छे से रिलेटेड कर, क्योंकि आप डेट जब याद रखते हैं ना तो उससे अच्छे से कंटेंट याद हो पाता है, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे ना दो जो वर्ल्ड वॉर एंड होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एंड होती है, तो उसमें आप नोटिस करना है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड होती है। तो 1945 में होता क्या है कि जो यूएसए होता है वो दो बॉम्ब अटैक करता है हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, ठीक है, जिसके आगे नाम भी मेंशन किए गए हैं। तो वो हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 एंड नागासाकी पे 9 अगस्त करता है, ठीक है, 1945। जो ईयर है वो सेम है क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग थी, ठीक है। तो इसमें के लोग कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किए थे, बॉम्ब अटैक, वो कहीं ना कहीं गलत थी। उन्होंने जो दो बॉम्ब अटैक किए थे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो सब कहते हैं कि जो यूएसए ने बॉम्ब अटैक किया, ठीक है, जो उनके क्रिटिक्स होते हैं, जो यूँ कहते हैं कि नहीं उन्होंने गलत किया था यूएसए के। तो उनके रीज़न बिहाइंड क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, जापान जो था वो क्या बोलते हैं, वो पहले से ही हट रहा था, वो पहले से ही कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर ख़त्म करता है, ठीक है। और वो यूँ कहना चाहते हैं, क्रिटिक्स का कहना था कि तुमने जो इस पर बॉम्ब अटैक किया है वो सिर्फ इसलिए किया है, वो अननेसेसरी है। द बॉम्ब दिस सजेस्ट दैट द यूएसए एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेम्स इन एशिया एंड एसवेयर शो मॉस्को द यूनाइटेड स्टेट वॉज सुप्रीम, ठीक है। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो तुम यूएसए ने जो बॉम्ब अटैक किया वो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के जो मिलिट्री अलायंस बनाने की प्रोसेस थी उसमें कहीं ना कहीं कमी करी है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उसे रोक रहा है कि मिलिट्री अलायंस ना बनाए, लेकिन जो उसके सपोर्टर्स है वो कहते कि नहीं, ये जो बॉम्ब अटैक के काम है, वो जो बॉम्ब अटैक का काम है वो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी लंबा जापान काफ़ी लंबे हद तक वो अभी लड़ता, तो कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता। तो ये अच्छा है कि उन्होंने बॉम्ब को जल्दी ड्रॉप करा और अच्छे से ख़त्म किया, ठीक है। Further, the loss of American allied lives were the motive. The consequence of the end of the Second World War was the rise of the new superpower global state. With the defeat of Germany, Japan, devastation of Europe, in many other parts of the United States. ठीक है, अब दो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं बॉम्ब अटैक हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है, वो कुछ नाम दिए हुए, ठीक है। हिरोशिमा द बॉम्ब वाज कोड नेम, ठीक है, हिरोशिमा पे जो बॉम्ब अटैक किया था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे फैटमैन, ठीक है। ये जो बॉम्ब थे ये काफ़ी अलग तरह के थे, क्योंकि जब ये, ठीक है, तो वो देखना आप कि उस समय उसके बाद उनके यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब्स अटैक होने, मतलब अटैक नहीं सॉरी, बॉम्ब्स बनने शुरू हुए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब ये आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉम्ब्स वे वेरी स्मॉल इन देयर डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी मेजर इन टर्म्स ऑफ किलो, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि बहुत छोटे बॉम्ब्स जो थे वो वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक के थे, बहुत छोटे थे वो। तो वो किस लहजे में कह रहा था कि देखो लिटिल बॉय एंड फैटमैन, लिटिल बॉय जो था 15 किलो टन का था, ठीक है, और जो एक फैटमैन था वो 21 किलो टन का, मतलब 21 किलो टन का था। मतलब आप मेजर कर सकते हो कि उस टाइम पे इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स अटैक किए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं दोनों यूएसए और यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन गए थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर वो अपने न्यूक्लियर अटैक करने शुरू करते, ठीक है, वो उनके पास तो उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बन गए, वो अटैक करना शुरू करते, तो इससे ये तो एक तरीके से हम कह रहे कि स्मॉल है, लेकिन अगर उसके बाद वो अटैक करते तो उनके पास काफ़ी मेजर में थे, ठीक है, काफ़ी इससे बड़े बड़े थे, तो वो बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता, ठीक है। द अर्ली 1950 द यूएसए एंड यूएसए वाज already making thermonuclear weapon that had between 10 and 15,000 किलोटन। मतलब कहाँ पे आप कह रहे हो कि 15 किलो टन का है, 21 किलो टन का है, ठीक है, और उसके बाद आता है 15,000 किलो टन, मतलब इसके टाइम्स आप नोटिस करो कितने मेजर टाइमिंग से, ठीक है, कितने बड़े वेपन से, ठीक है। अगर वो Hiroshima and during much of the Cold War, superpower posed thousands of such weapons. Just imagine to extend the destruction and the Cold War cause all over the globe. मतलब अगर आप सोचो, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो 15 और 21 किलो टन का वेपन ड्रॉप किया गया है, उसके बाद वहाँ की कंडीशन आप नोटिस कर सकते हो कितनी बुरी है, ठीक है। ये देखो आप वहाँ की इमारतों का हाल क्या हुआ है, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की सड़कों का हाल कितना बुरा हुआ है, ठीक है।
तो आप इमेजिन करो कि वो तो बस 21 और 15 किलो टन्स के, लेकिन अगर उनके पास बहुत ज़्यादा 15,000 टन्स किलो टन्स के, ठीक है, 10,000 किलो टन्स के, अगर वो कहीं ना कहीं अटैक किए जाते तो क्या होता, मतलब पूरे ग्लोब का हाल क्या होता, वो बहुत बुरी कंडीशन होती। तो उन्होंने उसी टाइम पे लॉजिक ऑफ डिफरेंस यूज़ किया, जिसकी वजह से ये होने से कहीं ना कहीं बच गया, ठीक है। वेपन कह रहे हैं इनफ्लिक्टिंग डेट एंड डिस्ट्रक्शन अनएक्सेप्टेबल टू ईच अदर, फुल फ्लेजेड वॉर इन अनलाइकली, मतलब फुल फ्लेजेड वॉर होता तो अच्छा हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। नैदर वर्ल्ड वाइड रिस्क वॉर सीन्स अगेंस्ट, अगर बाई चांस उसमें से कोई एक भी लीक होती, ठीक है, तो बहुत बुरी कंडीशन होती, ठीक है। बोथ साइड विल बैडली हार्म्ड, ठीक है, दोनों ही बहुत बुरी तरीके से हार्म्ड होते हैं। डेट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और अदर साइड इज द विनर, मतलब ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कोई एक साइड विनर होता है। अब विनर किस बेस पे कहोगे, ठीक है, क्योंकि अगर दूसरी जो सामने वाली कंट्री वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, और जो जी विनर आप जैसे कह रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो विनर, उनका कम से कम 20 to 25% का ही लॉस हुआ है, तो उससे आप विनर कहोगे। लेकिन जब वो कंट्री भी पूरी तरीके से हार्म्ड हो चुकी है, तो आप विनर कहना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से अटैक होते हैं, ठीक है। If one of them tries to attack and disable the nuclear weapon of its rival, the other would still to left enough nuclear weapon to inflict अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन, मतलब उसके डिस्ट्रक्शन तक ना हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनका कितना बुरा हाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक ऑफ डिफरेंस की बात की, both have the capacity to realize against an attack and cause destruction, neither afford to. Thus the Cold War in spirit being the intention from a rivalry between great superpowers, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो लॉजिक ऑफ डिफरेंस की बात की गई है, ठीक है। दिस पॉइंट दे आर मीन टू बिगनिंग द अवॉइडिंग अनदर, ठीक है, इसमें उतना मेजर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, इसमें बात करती हूँ द इमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक पावर, इमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स, मतलब कैसे करके दोनों की जो है इमरजेंस होता है दोनों सुपर पावर्स की, कि कैसे कैसे करके उन्होंने अपने आप को ग्रोथ किया, अपने आप को वो डेवलप करते हैं, ठीक है। द टू सुपर पावर नीड टू एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था टू पावर, ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो कहीं ना कहीं वो दोनों उभर के आए थे, ठीक है, सुपर पावर्स। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड दो अलायंस में डिवाइड हो चुका था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है, देखो नाटो का मेंबर, ठीक है, नॉर्थ अलाइंड, ठीक है, नाटो, वार्सो पैक्ट, ये सब जो एक्ट है नाटो एंड वार्सो पैक्ट जो है यूएसएसआर ने बनाया था, उसे यूएसएसआर ही लीड कर रहा था, ठीक है, नाटो को यूएसए ने बनाया था। तो देखो आप यूएसएसआर का जो है ये एरिया है, ठीक है, इसमें उतना डीपली डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें पूरे के पूरे 15 स्टेट थे, या कह सकते हैं 15 कंट्रीज थी जो इन्वॉल्व थी इसमें, ठीक है, यूएसएसआर में। उसका नाम मैं आपको अगले वीडियो में मेंशन करके दिखाऊंगी, ठीक है, अच्छे से, यूएसएसआर में, ठीक है, ये थी। और यूएसएसआर का ये जो है, जो कि हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर का मतलब होता है यूएसए की कल्चर, ठीक है, जो यूएसएसआर में यूएसए में चल के आ रहा है, ठीक है, जो यूएसए में चल रहा है, जो हो रहा है, वो हमारे लिए होता है वेस्टर्न कल्चर। लेकिन अगर हम यही कहते हैं ईस्टर्न कल्चर से मेनली बात होती है यूएसए की, वो यूएसएसआर एंड चाइना वगैरह की, क्योंकि वो हमारे ईस्ट में, ठीक है, तो वहीं पे बात करते हैं। अब आके आते हैं नाटो के मेंबर येलो से है, जैसे कि वेस्ट जर्मनी, ठीक है, जर्मनी भी डिवाइड हुआ हुआ, आप मेनली ये देखो यहाँ पे वेस्ट जर्मनी जो है नाटो का है, और ईस्ट जर्मनी वार्सो पैक्ट का है, ठीक है। यहाँ पे अदर कम्युनिटी नेशन ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। द स्मॉलर स्टेट अलाइज यूज द लिंक, अब लोग कहेंगे कि इतने सारे युद्ध हो रहे हैं तो कोई पाबंदी क्यों है भाई, क्यों जुड़ना है हमें किसी भी सुपर पावर्स में।
तो कहीं ना कहीं अगर स्मॉल स्टेट जो रही थी, कहीं ना कहीं स्मॉल कंट्रीज यूएसए में या यूएसएसआर में कहीं ना कहीं अलाइज उनके बन रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट देख रहे थे। लेकिन जो अलाइज पावर थी वो भी अपना प्रॉफिट के देख कर ही वो कहीं ना कहीं जुड़ रहे थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखना स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंस यूज टू लिंक टू द सुपर पावर फॉर देयर और वन पर्पस, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पर्पस के लिए जुड़े हुए थे। ठीक है, वो अपने पर्पस के पर्सपेक्टिव से जुड़े थे। कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ कुछ जुड़े हो गए या कुछ के साथ मदद कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, कि अगर मुझे ये प्रॉफिट होता है या ये प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, दे गो टू प्रॉमिस, मतलब जो वो होते हैं वो सुपर पावर्स वो प्रॉमिस करते हैं प्रोटेक्शंस का। ठीक है, क्योंकि अगर वो कहीं किसी के साथ दे रहे हैं, ठीक है, मान लो यूएसए का कोई साथ दे रहा है तो यूएसए का उसके अगेंस्ट होगा, उस पर हमला जरूर करेगा। तो ठीक है, तो प्रॉमिस का, वेपन्स का, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक एड का, लोकल, ठीक है, अगेंस्ट या लोकल राइवलरी, मोस्टली रियल नाइबर, ठीक है, ये सब चीज़ें के बारे में थी। लेकिन अगर सुपर पावर थे treated to divided entire world in two camps. This division happened the first Europe most country weapon वेस्टर्न यूरोप। अब इसमें पता है कई सारी कंट्रीज कौन कौन से डिवाइड हुए थे, वो थी यूरोप। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन जो हुआ था वो यूरोप की हुई थी, जैसे हम देख सकते हैं जर्मनी को। ठीक है, यूरोप के हुए थे। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप, सोवियत, ठीक है, यूएस, वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएसए। ठीक है, अब वेस्टर्न यूरोप की हम बात करें तो आप ये वाला एरिया लोकेट कर सकते हो। ठीक है, ये यूरोप है तो इसका वेस्टर्न साइड जो है वो यूएसए की साइड टिल्ड है, और जो ये ईस्टर्न है वो यूएसएसआर की तरफ है। ठीक है, यूएसएसआर की तरफ सोवियत यूनियन कैंप था इस वास्ते, और इनको अपना नाम मिल गया था। ठीक है, अपना नाम कैसे मिल गया था कि ईस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस। अगर किसी के बात की जाए कि ईस्टर्न अलायंस तो डायरेक्ट बात आती है ईस्टर्न अलायंस से यूएसएसआर की। ठीक है, अगर वेस्टर्न अलायंस कहते हैं तो यूएसए की। ठीक है, ये वर्ल्ड हो गया था, यहाँ पे भी वही है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, द वेस्टर्न अलायंस फॉर्मेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है, फॉर्मेशन इनटू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विच कम इनटू एक्सिस्टेंस इन द अप्रैल 1945। इट वाज एन एसोसिएशन फॉर 12 स्टेट विच डिक्लेयर्ड armed attack on any one of them in Europe or North America will be regarded as an attack on overall। ठीक है, इसका मतलब क्या आता है कि 1949 अप्रैल को इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था नाटो। ठीक है, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक ट्रीटी साइन की गई थी, उसमें 12 स्टेट थे। ठीक है, अब तो काफ़ी है। ठीक है, 12 स्टेट है, उनका मतलब था कि अगर उनमें से किसी भी एक स्टेट पे, जो 12 स्टेट है उन पर अगर कोई भी एक अटैक करता है तो वो जो अटैक होगा उस पर, वो सिर्फ एक कंट्री पे नहीं मान जाएगी कि अगर मान लो अगर इंडिया, मान लो वहाँ पे जर्मनी को, ठीक है, जो वेस्टर्न जर्मनी, अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता तो इट मीन्स नेवर कि वो सिर्फ जर्मनी पर अटैक हो। इट मीन्स कि वो पूरी की पूरी जितनी भी नाटो में इन्वॉल्व कंट्री उन सब पे पर्सनली अटैक हुआ है। ठीक है, इसका ये था मतलब। ठीक है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप थी। यूरोप कौन सी वाली? वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, ईस्टर्न अलायंस ऑन हैज वॉर्सो पैक्ट। ईस्टर्न अलायंस जो है वॉर्सो पैक्ट करती है, लीड बाय सोवियत यूनियन। 1955 में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये क्रिएट नाटो अब क्यों, वो क्या बोलते हैं, वॉर्सो पैक्ट क्यों डिक्लेयर किया जाता है, ये क्रिएट क्यों किया जाता है? ये इसलिए बेसिकली क्रिएट किया जाता है कि अगर नाटो कोई हमला करे रही है, कोई चीज़ करेगी, अगर कोई हमारे पर हमला या कोई भी करेगी तो उसके लिए एक होनी चाहिए, एक फोर्स होनी चाहिए जो उस पर हमला करे। तो वो वॉर्सो पैक्ट साइन किया जाता है। उसमें जो कंट्री होती है उन सबके क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं कि अगर नाटो कोई कुछ काम करती है या कोई अटैक करती है तो उसके लिए हम जल्दी ही अपना काम कर सकें। ठीक है, इंटरनेशनल अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा were determined by the requirement of the superpowers and calculation of the smaller states. Noted our Europe became the main arena of conflict between the superpowers. In some cases, the superpower used their military power to bring the countries into their respective alliance. ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर पहली बात यूरोप, ठीक है, यूरोप का जो अरेना था, यूरोप एक मेन अखाड़ा बना हुआ था, अखाड़ा था। ठीक है, अगर कोई भी युद्ध होती थी, कोई भी चीज़ होती थी, जैसे कि हम बेसिकली बात करें कि जर्मनी,
तो जर्मनी जो अखाड़ा बना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि वो जर्मनी को डिवीज़न कर दिया जाता है, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। कहीं पे भी कोई युद्ध होता है वो सबसे पहले कहाँ पे होता है, वो क्या बोलते हैं, यूरोप को लेकर होती है, ठीक है। अब सुपर पावर्स ने कहीं पर ये भी किया था कि अगर कोई उनकी कंट्री उनके अलायंस में ज्वाइन नहीं होने जा रही है, रिस्पेक्टिवली नहीं हो रही है, तो उनके साथ वो कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री पावर्स का यूज़ करेंगे, कहीं ना कोई उन्हें मतलब किसी भी तरह अपने में इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। Soviet intervention in East Europe provide an example. The Soviet Union used the influence in the Eastern Europe, backed up the Eastern Europe. अब यहाँ पे कुछ और भी कंट्रीज़, मतलब कुछ और कंट्रीज़ ने, जैसे USSR ने कुछ कंट्रीज़ को बनाया था, ठीक है। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, इन सब के मिला के कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे हम नाम बोलते हैं सीटो सेंटो, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी। तो नाम से पता चल रहा है साउथ की ईस्ट टाइप की एशियन वाली कंट्रीज जो थी वो सीटो थी, ठीक है। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल की कंट्रीज थी उनके रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग टू क्लोज relation with the regional country North Vietnam, North Korea and Iraq. The Cold War threatened to divide the world into two alliances. Under the circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colony, अब उनका कहना था कि किनका, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उनका कहना था कि अभी तो हम कहीं ना कहीं आज़ादी से, अभी हमें आज़ादी मिल रही है, अभी हम आज़ाद होने ही जा रहे हैं, कि दोबारा से हम किसी की कैद में नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार हम किसी के अलाइज बन जाएंगे तो हमें वो हमें पूरी ज़िंदगी उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, वो जो कहेगी वो करना पड़ेगा, वो जब हमारा एरिया मांगेगी तब हमें अपना एरिया देना पड़ेगा, हमें सैनिक भेजने पड़ेंगे, ठीक है। इन सब की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट थी। तो ये थी कि नहीं, हमें दोबारा से नहीं होना है, हमें दोबारा किसी भी कंट्री का क्या बोलते हैं वो नहीं बनना है, क्या बोलते हैं, हमें दोबारा किसी कंट्री की गुलामी नहीं करनी है। जैसे कि इंडिया भी था इंडिपेंडेंस, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबसे अभी आज़ादी मिली थी। कम्युनिस्ट चाइना कोलैबोरेट विद द USSR टू लेट नेम बनाया गया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेसिकली वो एरिया था, वो मूवमेंट, मतलब मूवमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि वो उस समय जंग लड़ रहा था, किस दो कंट्रियों से, USSR एंड USA से वो जंग लड़के वो अपनी एक तीसरी कंट्री बना रहा था, तीसरा वर्ल्ड बना रहा था। तीसरा वर्ल्ड इट मीन्स कि क्या बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो कंट्री बन रही थी, ठीक है, वो कंट्री उभर के आ रही थी। तो वो चाहती थी कि हम आज़ाद रहे, तो कहीं ना कहीं USA और USSR से लड़ाई लड़ के अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना रहा था, ठीक है। उसमें 5 या 6 स्टार्टिंग में 3 थी, फिर 2 और में आके रही थी, ठीक है, स्मॉलर स्टेट। अब देखो nuclear weapon programs were powerful that combined power of the most smallest state in Asia and Africa. Even Europe was no match that of the superpower. The smallest state were helpful for the superpower gaining access. ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर सुपर पावर्स, जैसे कि अगर मैं सुपर पावर्स की बात करूँ तो मैं सुपर पावर्स का साथ देती हूँ, ठीक है। सुपर पावर्स का अगर मैं साथ दे रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पता है मैं सुपर पावर्स का साथ दूंगी, उनसे मेरे को कुछ रिटर्न मिलेगा। जैसे कि उसमें रिटर्न क्या मिल रहा था कि उन्हें प्रोटेक्शन मिल रही थी, उन्हें इकोनॉमिकली ग्रोथ करने के पैसे मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन अगर उनसे मुझे ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो इट मीन्स कि मुझे भी कुछ ना कुछ इसमें देना पड़ेगा। तो वो जो देने से जो थे, वो जो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे वो डरती थी। अब वो क्या क्या देना पड़ता था, ठीक है, जैसे विटाइल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। मतलब अगर आपके देश में कोई ऑयल या मिनरल्स निकल रहा है तो उस पर सबसे पहला कब्जा किसका होगा, उस पर कब्जा होगा USA या USSR, मतलब सुपर पावर्स का ही कब्जा होगा, आप नहीं रख सकते, ठीक है। टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर को लॉन्च द वेपन्स एंड ट्रूप्स। मतलब अगर सुपर पावर्स को युद्ध लड़ना होगा तो आपको पता है वो डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे। जैसे कि USA डायरेक्ट अपने स्टेट, अपनी ही कंट्री से कोई भी वेपन लॉन्च नहीं करेगा, इट मीन्स वो अपने जो अलाइज है उसके देश में जाके वहाँ से वो वेपन लॉन्च करेगा अपोजिट पार्टी के किसी अलायंस पे, ठीक है।
तो वो कहते हैं कि उसके लिए आपको अपना वो आपको उसके लिए अपने रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, अपने वो एरिया देना पड़ेगा। लोकेशन वेयर दे could stay on each other. Economic support in many small allies together could have paid for military expense. अगर आपको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इकोनॉमिकली हेल्प चाहिए तो इट मीन्स कि आपको उसकी हेल्प भी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मिलिट्रीज वो इतने सारे कहाँ से लेगा। तो इट मीन्स कि अगर आपको उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। पैसे तो बाद की बात है कि आप पैसे पे कर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने लोगों, अपने देश के ही कुछ युवाओं को वहाँ पे भेजना पड़ेगा हैज़ अ मिलिट्री। ठीक है, हैज़ अ मिलिट्री, क्योंकि वो उतने मिलिट्री अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो उतने मिलिट्री नहीं ला पाएंगे, तो वो दूसरे जो अलाइज हैं उनके देश से लेकर आएंगे, तो वो मिलिट्री कहीं होता है। दे वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन। Their loyalty allies suggested that the superpowers were winning the war of ideas always that liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism. ठीक है, तो आप हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन सी आइडियोलॉजी कितनी बेहतर है, कितनी काम कर रही है। ठीक है, किस पे कितना रहना है, तो आप सबने इसके बारे में अच्छे से, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी राय देना चाहते हो कि हाँ दी ऐसे वीडियोस बनाओ या ऐसे बनाओ, तो आप मुझे इजीली बता सकते हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी लाइक शेयर कमेंट करें और अच्छे से वीडियोस को शेयर करना सीखें। ठीक है, ताकि आप वीडियोस को जब शेयर करते हो तो एक से दूसरे, और अगर कोई कमी रह जाए तो आप मुझे अच्छे से बताओ ताकि मैं उसके पे काम करूँ तो मेरी वीडियोस अच्छी अपलोड हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।